तो ब्रिक के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। ब्रिक में बहुत सारा कुंडलित नलिका होता है। कुंडली जैसा ऐसा ऐसा क्या होता है, नलिका होता है। सो हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन आता है कितना नंबर में, 5 अंक में आता है। और ये बहुत ही क्या आसान है, ठीक है। इसको हम लोग एक करके बढ़िया से देखते हैं। पहले इसके चित्र को देखते हैं। ब्रिक में ऐसा ऐसा कुंडलित नलिका लगभग 10 लाख पाया जाता है एक ब्रिक में। कितना, एक ब्रिक में 10 लाख इस प्रकार का पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, नेफ्रॉन। क्या कहते हैं इसको, एक और नाम देते हैं ब्रिक नलिका। क्या कहते हैं इसको, ब्रिक नलिका, या फिर इसको हम लोग नेफ्रॉन भी कह सकते हैं, है ना, नेफ्रॉन कह सकते हैं। तो नेफ्रॉन शुरू कैसे होता है, प्याला देखा है, प्याला कैसा होता है, प्याला होता है इसमें बच्चा लोग खाना खाता है, खाता है ना खाना। उसी प्रकार के प्याले जैसा संरचना से क्या होता है, ये शुरू होता है। और शुरू होने के बाद ये जो पूरा इसका प्याले जैसा संरचना होता है, इसका नाम क्या कहते हैं, बोमेन संपुट। क्या कहते हैं, बोमेन संपुट। और ये बोमेन संपुट क्या करता है, ग्लोमेरुलस नामक एक रक्त कोशिका होता है। क्या होता है, एक रक्त कोशिका होता है, उसका नाम क्या है, ग्लोमेरुलस। उसको पूरा ऐसे घेरता है। क्या घेरता है, ऐसे करके। ऐसा मान लो बोमेन संपुट क्या है, प्लेट है, और ये जो ग्लोमेरुलस है वो प्लेट में रखा हुआ कोई नाश्ता या खाना है, ठीक है ना। ये जो ग्लोमेरुलस होता है, इसमें 2 सिरा निकला हुआ होता है। एक को कहते हैं अभिवाही धमनिका, एक को कहते हैं अपवाही धमनिका। ये जो प्याला है आगे चल करके ऐसे कुंडली जैसा बनाता हुआ क्या आता है, ये नीचे आता है। और नीचे जब आता है तो एक अवरोही चाप बनाता है। क्या बनाता है, देखो, जो दाहिना साइड होता है उसे अवरोही कहते हैं, और जो बायां साइड उसे क्या कहते हैं, अधिरोही कहते हैं। तो ये जो कुंडली, ये बोमेन संपुट आगे कुंडली जैसा संरचना से निकल करके नीचे आता है, और नीचे आने के बाद क्या बनाता है, अवरोही चाप। और यही अवरोही चाप फिर ऊपर जाके क्या बनाता है, अधिरोही चाप। और इसका नाम दिया गया है हेलने का अवरोही चाप और अधिरोही चाप। तो बायां साइड में जो इस प्रकार का नली है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेलने का अवरोही चाप। क्या कहते हैं, हेलने का। और ये जो नीचे आता है, जब नीचे आता है क्या बनाता है, हेलने का अवरोही चाप। और यही अवरोही चाप जब ऊपर जाता है क्या बनाता है, हेलने का अधिरोही चाप बनाता है। अब ये हेलने का अधिरोही चाप ऊपर जा करके इस प्रकार से नली से होता हुआ यहाँ पे जुड़ता है। इस पूरे ये अधिरोही चाप जो ऊपर जाता है, अधिरोही चाप जो ऊपर जाता है, ऊपर जाकर के ये एक नली से मिलता है। इस नली का नाम क्या कहते हैं, संग्राहक नली। क्या कहते हैं, संग्राहक नली। और ऐसा ऐसा बहुत सारा संग्राहक नली, ये सब जितना है सब क्या है, संग्राहक नली है। ये जो हम बनाए हैं कट करके से सब क्या है, संग्राहक नली है। और ऐसा ऐसा बहुत सारा संग्राहक नली मिल करके क्या बनाता है, सामान्य संग्राहक नली। क्या बनाता है, सामान्य संग्राहक नली। और ये सामान्य संग्राहक नली जो होता है वो कहाँ से जुड़ा होता है, मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है, अर्थात यूरिन ब्लैडर से। क्या होता है, पूरा जुड़ा हुआ था। अब एक इसको, इसका पूरा वर्णन हम लोग यहाँ देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, ब्रिक की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या कहलाता है, नेफ्रॉन। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि ब्रिक का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या कहलाता है, नेफ्रॉन, है ना। प्रत्येक ब्रिक में कितना नेफ्रॉन पाया जाता है, लगभग 10 लाख नेफ्रॉन। सोच सकते हैं ऐसा ऐसा एक किडनी में, एक ब्रिक में ऐसा ऐसा कितना नली रहता है, 10 लाख नली रहता है। प्रत्येक नेफ्रॉन एक प्याले जैसी रचना से शुरू होती है। देखो यहाँ है ना, प्याले जैसा संरचना से शुरू हो रहा है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि नेफ्रॉन शुरू कहाँ से होता है, बोमेन संपुट से। किससे होता है, बोमेन संपुट से। और बोमेन संपुट का बनावट कैसा होता है, प्याले जैसा। कैसा होता है, नेफ्रॉन का शुरुआती भाग क्या कहलाता है, नेफ्रॉन का शुरुआती भाग क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, बोमेन संपुट। बोमेन संपुट कैसा होता है, प्याले की तरह होता है। प्याला, थाली नहीं, प्याला ऐसे गोल जैसा रहता है, प्याला कांच का रहता है ना। तो पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि नेफ्रॉन का
शुरुआती रचना क्या कहलाता है? बोमेन संपुट कहलाता है। बोमेन संपुट का आकार कैसा होता है? प्याले जैसा होता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि प्रत्येक नेफ्रॉन एक प्याले जैसी रचना से शुरू होती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? बोमेन संपुट कहते हैं। यह ग्लोमेरुलस नामक रक्त कोशिका के एक जाल को घेरता है। बताए थे ना, ये जो पूरा जाल जैसा बना है इसको क्या कहते हैं हम लोग? ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं इसको? ग्लोमेरुलस। ये जो कोशिका होता है इसी को कौन घेरता है? बोमेन संपुट। कौन घेरता है? तो पूछा जाएगा बोमेन संपुट किसे घेरता है? ग्लोमेरुलस को। किसको? ग्लोमेरुलस को घेरता है। और बोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलस के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? मेलपिगियन कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलपिगियन कोष। ये जो पूरा जो बनाता है, ये पूरा हमारा, ये पूरा क्या कहलाता है? ये देखो, ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट ये दोनों मिल के जब दोनों मिल जाता है तो उस पूरे रचना को क्या कहते हैं हम लोग? मेलपिगियन कोष कहते हैं। ठीक है ना। अब नेफ्रॉन का अगला भाग जो है वो नीचे आकर अवरोही चाप तथा ऊपर जाकर अधिरोही चाप बनाता है। देखो, ये है बोमेन संपुट, है ना। इसका ये अगला भाग आके क्या बनाया? अवरोही चाप बनाया नीचे आकर के, और ये ऊपर जाके क्या बनाया? अधिरोही चाप बनाया, है ना। चाप बना, जिसे हेलने का क्या कहते हैं हम लोग? अवरोही चाप का अधिरोही चाप कहते हैं। जो दाहिना साइड में होता है उसे हेलने का अवरोही चाप, और जो बायां साइड में होता है उसे क्या कहते हैं? हेलने का अधिरोही चाप कहते हैं। हेलने का अधिरोही चाप आगे चलकर संग्राहक नलिका में खुलती है। देखो, ये है कौन सा? इसका नाम क्या है? हेलने का अधिरोही चाप। ये आगे आगे कहाँ पे मिला है? संग्राहक नलिका से मिला है। ये बहुत सारा संग्राहक नलिका, अनेक संग्राहक नलिका मिलकर क्या बनाता है? सामान्य संग्राहक नलिका बनाती है, जो अंत में यूरिन ब्लडर में जाके क्या होता है? खुलता है। ये कहाँ से खुलता है? तो ये जो भी हम कट किए है ना, ये सब में कौन जुड़ा होता है? इस प्रकार का नेफ्रॉन जुड़ा होता है। इस प्रकार का ये पूरा संरचना है, इसमें रहेगा, इसमें रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। ये पूरा जुड़ के क्या बनाता है? सामान्य संग्राहक नली। और ये सामान्य संग्राहक नली यूरिन ब्लडर में जाकर क्या होता है? खुलता है। ठीक है ना। तो यहाँ से सब क्या होता है? मतलब पूरा जो भी कचरा वगैरह रहता है इसे होते हुए कहाँ आता है? सामान्य संग्राहक नली में आता है। ये जाकर के यूरिन ब्लडर में जाकर जमा होता है। जब यूरिन ब्लडर पूरा भर जाता है तो क्या होता है? खुल जाता है। खुलने के बाद बाहर निकल जाता है। अब ये देखते हैं कि हम लोगों का वृक्क कार्य कैसे करता है, किस प्रकार से वृक्क कार्य करता है। ध्यान देना है। वृक्क के कार्य, वृक्क का कार्य कितने प्रकार से पूर्ण होता है? 3 प्रकार। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला कार्य कौन है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ध्यान देना क्या होता है? ग्लोमेरुलस ये बताए थे चलनी जैसा होता है। कैसा होता है? मतलब छकना जैसा होता है। जो चाय पत्ती नहीं छापते हैं हम लोग, जो छकनी होता है उसी प्रकार की का ये होता है। इसमें 2 सिरा निकला हुआ रहता है ना। 2 धमनिका होता है निकला हुआ। ये को क्या कहते हैं? अभिवाही धमनी को कहते हैं अपवाही धमनी। अभिवाही धमनी जो होता है वो मोटा होता है। ये कैसा होता है? मोटा होता है। और अपवाही धमनी क्या होता है? पतला होता है। ये पूछ सकता है कि अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका में मोटा कौन होता है? कौन होता है रे? अभिवाही धमनिका मोटा होता है, अपवाही धमनिका पतला होता है। तो क्या करता है? अभिवाही धमनिका का कार्य होता है कि रक्त को कहाँ लाना? ग्लोमेरुलस में लाना। कहाँ लाना? रक्त को ग्लोमेरुलस में लाना। अब जब रक्त को ग्लोमेरुलस में लाता है, रक्त के साथ बहुत सारा चीज होता है। जैसे होता है यूरिया होता है, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन इत्यादि सब चीज आता है कहाँ पर? ग्लोमेरुलस में। कहाँ आता है? और ग्लोमेरुलस में आने के बाद ये तो ग्लोमेरुलस एक छकनी की तरह है। यहाँ की वो क्या होता है? छनाता है। क्या होता है? यहाँ करके छनाता है। और छनाने के बाद ये क्या होता है? नीचे आता है। देखो यहाँ पर लिखा गया है ग्लोमेरुलस छन्ना की तरह कार्य करता है। कैसा करता है? छन्ना की तरह कार्य करता है। अभिवाही धमनिका रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन इत्यादि को कहाँ लेके आता है? ग्लोमेरुलस में लेके आता है। ग्लोमेरुलस में रक्त को कौन लेके आता है? कौन लेके आता है? अभिवाही धमनिका लेके आता है ना। तो ये सबको ग्लोमेरुलस में कौन लाता है? अभिवाही धमनिका लाता है।
पदार्थ बोमेन संपुट की पतली दीवार से वृक्क नलिका में चला जाता है। जब ये इसमें आता है तो आने के बाद ये छनता है, और छनने के बाद कहाँ आता है? बोमेन संपुट के इस दीवार पर। ध्यान दो इधर, बोमेन संपुट के इस दीवार पर आता है। जब इस दीवार से आता है वह कहाँ आता है? इस नलिका में चला जाता है ना। तो ये जो पदार्थ है वो छान करके कहाँ आता है? बोमेन संपुट की पतली दीवार से वृक्क नलिका में चला जाता है। अब ये छानने का काम कौन करता है? अच्छा एक बात बताओ, हम मान लिया कुछ इसको छानेंगे, वो कब छानाएगा? जब ऊपर से कुछ देंगे, प्रेशर लगाएंगे। अगर चाय अगर तुम लोग छानता है तो लास्ट में चाय पत्ती में बहुत सारा चाय क्या होता है? बच जाता है, बचता है ना। तो क्या करती है मम्मी लोग? उसको ऐसे तापती है, ऊपर से क्या देती है? दबाव डालती है। उसी प्रकार से इसके ऊपर दबाव कौन डालता है? अपवाही धमनिका। अपवाही धमनिका क्या करता है? बोमेन संपुट पर, इस पर क्या करता है? ग्लोमेरुलस में क्या करता है? दबाव डालता है। जब दबाव डालता है तो जो भी यहाँ पे छना हुआ पदार्थ था वो कहाँ आता है? नलिका में पहुंच जाता है। तो अपवाही धमनिका का व्यास पतला होने के कारण ग्लोमेरुलस में रक्त का दबाव बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप छानने की क्रिया पूर्ण होती है। इसको छानने का कार्य कौन करता है? अपवाही धमनिका। देखो पाइप जितना ज्यादा पतला होगा उसका प्रेशर उतना ज्यादा होगा, होता है ना। तो ये इससे भी आता है रक्त, इससे भी आता है, लेकिन इसका दीवार पतला होने के कारण क्या आता है? पूरा फुहा जैसा आता है, पूरा प्रेशर में आता है। तो क्या आता है? ये पूरा छना जाता है। तो छानने का क्रिया पूर्ण किसके द्वारा किया जाता है? तो अपवाही धमनिका के द्वारा। क्यों? क्योंकि इसका व्यास कम होता है, पतला होता है, इसके कारण इसमें ज्यादा दबाव आता है ना। अब यहाँ पे देखो, कोशिका एवं प्लाज्मा प्रोटीन बोमेन संपुट के लिए अपारगम्य होते हैं। इसी क्रिया को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं। देखो यहाँ पर ये जो जैसे कि कोशिका हो गया या फिर प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, ये सब जो है वो इसके दीवार से नहीं पार हो पाता है। अपारगम्य मतलब क्या होता है? पार नहीं होना, तो ये उसको पार नहीं होने देता है। तो ये हम लोग ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन समझ लिए। ये इसमें लेके आते, यहाँ से छानता, छानने के बाद बोमेन संपुट के दीवार द्वारा इधर आ जाता है। अब देखते हैं ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। वहां पे लिखा गया था ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन है ना, पुनर्अवशोषण होगा। पुनर्अवशोषण मतलब होता है यहाँ से जब छान के पदार्थ निकलता है, क्या निकलता है? जब छान के पदार्थ निकलता है उसमें शुद्ध पदार्थ भी रहता है, शुद्ध भी रहता है ना। छानने के बाद जो यहाँ पे निकलता है पदार्थ, उसमें कुछ ऐसा होता है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, कुछ ऐसा जो जरूरी। तो जो जरूरी है हमारा कोशिका उसको क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। जो जरूरी नहीं है उसको छोड़ देता है। देखो ध्यान से, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अब नलिका से होकर कहाँ? नलिका से होकर गुजरता है। इसी समय कोशिका उन पदार्थों को अवशोषित कर लेता है जिनकी आवश्यकता होती है, और जिस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या करता है? छोड़ देती है। जब इस नलिका से होकर के सारा पदार्थ आता है तो बहुत सारा कोशिका अगल बगल में होता है। ये सारा कोशिका क्या करता है? उन पदार्थों को अवशोषित कर लेता है जिसको उसका क्या है? जरूरत है। जैसे ग्लूकोज हो गया, जल हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। बाकी जो यूरिया, यूरिक अम्ल जो बच गया उसको क्या करता है? छोड़ देता है। देखो यहाँ पर इस क्रिया में ग्लूकोज और जल का अवशोषण अधिक होता है। ज्यादा अवशोषण कौन होता है? ग्लूकोज और जल का होता है, तथा दूषित पदार्थ उत्सर्जित हो जाता है। दूषित पदार्थ वहां से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। अब दूषित पदार्थ बाहर निकलने के बाद कहाँ आता है? दूषित पदार्थ जो बाहर निकलता है उस पदार्थ का नाम होता है ब्लैडर यूरिन। क्या नाम होता है? ब्लैडर यूरिन। ब्लैडर में आकर के जमा होता है ना। जो नलिका से होकर यूरेटर, यूरेटर मतलब मूत्रवाहिनी में क्या होता है? करके जमा होता है, और समय समय पर मूत्रमार्ग खुलने के द्वारा ये बाहर निकल जाता है। इसी पूरे तीनों क्रिया द्वारा क्या होता है? वृक्क की क्रिया पूर्ण होती है। समझ ये बात आया पूरा?